दोस्तों कैसे हैं आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो उन महत्वपूर्ण टॉपिकों को, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच प्रोवाइड कराता है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का लक्ष्य ही है आपकी सफलता। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को और एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं, लगा सकते हैं दोस्तों। बल्कि मैं तो कहता हूँ लगाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रश्नों को देखेंगे आप उतना ज़्यादा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाएं ताकि उससे ये पता चल सके कि किस तरह के प्रश्न कहाँ से आते हैं। तो विश्व भूगोल पे दोस्तों हमारा डीपली अध्ययन चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। विश्व का भूगोल यानी कि उसके अंतर्गत हम देखेंगे भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में। चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों भूकंप क्या होता है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों भूकंप पृथ्वी की सतह का एक तेज कंपन है जो तब होता है जब सतह के नीचे चट्टानों या प्लेटों में संग्रहित ऊर्जा निकलती है। यानी भूकंप क्या होता है कि एक तरह का बहुत तेज यानी कि कंपन है जब सतह के नीचे चट्टान या प्लेटों में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, जो विवर्तनिक चट्टानें या प्लूटनिक चट्टानें होती हैं, जब उनमें संग्रहित ऊर्जा निकलती है, ठीक है, तब जो है भूकंप आता है। आगे है, जब चट्टान टूटती है तो ऊर्जा भूकंपी तरंगों के रूप में निकलती है जो पृथ्वी के माध्यम से चलती है और ज़मीन को हिलाती है या फिर ज़मीन हिलती है। आगे क्या है, भूकंप छोटे झटके से लेकर बड़े झटके तक हो सकते हैं और बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी भूकंप ऐसे होते हैं कि छोटे झटका भी आ सकते हैं, यानी मामूली यानी से महसूस किया और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि बहुत तेज़ आते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगला है, वे पृथ्वी पर कहीं भी हो सकती है और भूकंप के मूल या केंद्र से हज़ारों मील दूर लोग प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कि अगर भूकंप एक मान लीजिए दिल्ली में आया है तो उसका कई किलोमीटर दूर उसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है। आगे देखते हैं। तो भूकंप का कारण अक्सर पृथ्वी की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल होती है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि भूकंप का कारण क्या होता है कि पृथ्वी की सतह के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं उनकी हलचल होती है, यानी जब उनमें हरकतें होती हैं। आगे है, पृथ्वी की सतह के नीचे वह स्थान जहाँ से भूकंप शुरू होता है उसे हाइपोसेंटर कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के नीचे ऐसा स्थान जहाँ पर भूकंप की शुरुआत होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर। तथा सतह पर उसके ठीक ऊपर स्थित स्थान को ऊपरी केंद्र कहते हैं। बस समझ रही, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं भूकंप के प्रकार के बारे में दोस्तों। पूरी दुनिया में उत्पन्न होने वाले सारे भूकंप हमेशा दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच मौजूद फॉल्ट लाइन के कारण ही उत्पन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया में होने वाले भूकंपों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यानी भूकंप ज़्यादातर क्या होता है, दो टेक्टोनिक प्लेटों को आपस में मौजूद फॉल्ट लाइन के कारण होता है, यानी उन दोनों में हलचलों के कारण होती है। और इसी आधार पर भूकंप को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन सा। तो पहले है टेक्टोनिक भूकंप। भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों की मूवमेंट के कारण उत्पन्न होते हैं। इन्हें टेक्टोनिक भूकंप के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसे भूकंप जो आपके टेक्टोनिक प्लेट के कारण उत्पन्न हो उन्हें टेक्टोनिक भूकंप कहते हैं। इस प्रकार के भूकंप दुनिया भर में काफ़ी आम माने जाते हैं। इस भूकंप का प्रभाव, ठीक है दोस्तों, माना जाता है। इस प्रकार के भूकंप दुनिया भर में काफ़ी आम माने जाते हैं। इस भूकंप का प्रभाव ज़्यादातर टेक्टोनिक प्लेट की सीमाओं के करीबी इलाकों में देखने को मिलता है। यानी टेक्टोनिक प्लेट की जो सीमाएं हैं उसके आसपास के इलाकों में टेक्टोनिक भूकंप देखे जाते हैं। आगे है, टेक्टोनिक भूकंप की वजह से ही पूरी दुनिया में सबसे अधिक विनाश होते हैं। आमतौर पर ये टेक्टोनिक भूकंप पृथ्वी की सतह से काफ़ी अंदर उत्पन्न होते हैं। यानी जो टेक्टोनिक भूकंप होते हैं ये पूरी दुनिया में सबसे अधिक विनाश करते हैं जब ये आते हैं। और आमतौर पर टेक्टोनिक भूकंप क्या होता है, पृथ्वी की सतह से काफ़ी अंदर उत्पन्न होता है, यानी काफ़ी गहराई में उत्पन्न होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं ज्वालामुखी भूकंप क्या होता है। तो दोस्तों एक्टिव वोल्केनो द्वारा उत्पन्न होने वाले भूकंप को ज्वालामुखी भूकंप के नाम से जाना जाता है। यानी एक्टिव वोल्केनो, बस समझ रही, के द्वारा जो भूकंप उत्पन्न होते हैं या ज्वालामुखी आते हैं उसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी भूकंप के नाम से जाना जाता है। वोल्केनो के फटने के कारण भारी भरकम मात्रा में अपने अंदर मौजूद
एम्बेडेड प्रेशर को बाहर की ओर निकालता है, यानी जो अंदर का प्रेशर है उसे बाहर निकालता है। इस प्रेशर की वजह से सिस्मिक वेव्स की उत्पत्ति होती है, जिस कारण पृथ्वी में हिलाव उत्पन्न होता है, यानी जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी में मूवमेंट उत्पन्न होता है। आगे है, आमतौर पर ज्वालामुखी भूकंप भारी बाकी भूकंप जैसे टेक्टोनिक भूकंपों की तुलना में कमज़ोर और कम विनाशकारी होते हैं। इस प्रकार के भूकंप ज़्यादातर पृथ्वी की सतह के आसपास पाए जाते हैं, यानी ज्वालामुखी भूकंप जो होते हैं पृथ्वी की सतह के आसपास पाए जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर ज्वालामुखी भूकंपों को आमतौर पर हाइपोसेंटर के करीब महसूस किया जाता है, यानी कि ज्वालामुखी भूकंप जो है वो ज़्यादातर आपके हाइपोसेंटर के करीब महसूस किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रेरित भूकंप क्या होता है। प्यारे दोस्तों, जो भूकंप मानव द्वारा अपने सुख के लिए किए जाने वाली गतिविधियों के कारण उत्पन्न होते हैं, उन्हें प्रेरित भूकंप का नाम दिया जाता है। यानी मान लीजिए कि मानव के द्वारा जो अपने सुख पाने के लिए कुछ ऐसे टेक्निकल या टेक्निक अपनाई जाती है, जिसके कारण कुछ गतिविधियाँ की जाती हैं, जिससे क्या होता है, कुछ हलचलें उत्पन्न होती हैं, तो इसी के कारण उसे प्रेरित भूकंप के नाम दिया जाता है। मानव के द्वारा किया जाने वाला गतिविधियाँ जैसे सुरंग बनाना, जियोथर्मल या फ्रैकिंग परियोजनाओं को शुरू करना, या फिर किसी प्रकार की न्यूक्लियर बॉम्बिंग करने या रिजर्व वायरस को भरने से उत्पन्न होने वाले भूकंपों को प्रेरित भूकंप कहा जाता है। समझ में आ रही है दोस्तों। अब देखते हैं पतन भूकंप क्या होता है। जो भूकंप गुफा के कारण उत्पन्न होते हैं, उन भूकंपों को पतन भूकंप का नाम दिया जाता है। इस प्रकार के भूकंप आमतौर पर कास्ट क्षेत्रों में या जमीन में धंसने माइनिंग क्षेत्रों के आसपास उत्पन्न होते हैं। जैसा कि आप विभिन्न प्रकार के बारे में समझ चुके हैं, इसलिए अब हम प्राकृतिक आपदा के उत्पन्न होने के कारणों की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। और समझ में आ रही है दोस्तों। तो ये हमने देखा कि भूकंप क्या होता है, भूकंप के प्रकार क्या होते हैं। अब हम देखेंगे भूकंप के कारण के बारे में दोस्तों। समझ में आ रही है? चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पूरे जोर शोर से लगा हुआ है, ताकि आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सके। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। ये इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप इसको डीपली अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप यकीन मानिए दोस्तों, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए शुरू करते हैं भूकंप के कारण के बारे में। तो भूकंप के कारण दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानव, एक होता है अन्य कारक। आइए देखते हैं प्राकृतिक कारण के बारे में। तो दोस्तों, प्राकृतिक कारण में पहला आता है आपका भ्रंश। भ्रंश में क्या है कि भूगर्भिक हलचलों द्वारा भूपटलीय भ्रंशन तथा वलन होता है, जिसका प्रमुख कारण क्या होता है, तनाव मूलक तथा संपीड़न बल। बात समझ आ रही? यानी जो जमीन के अंदर के हलचलों के द्वारा भूपटल के ऊपर भ्रंशन तथा वलन होता है, जिसका प्रमुख कारण क्या होता है, तनाव मूलक तथा संपीड़न बल। तनाव मूलक बल प्रायः भ्रंशों का निर्माण होता है, जबकि संपीड़न बल के कारण वलन और क्षेपण की क्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप भूकंप की उत्पत्ति होती है। समझ में आ रही है दोस्तों। भ्रंश का पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि भूगर्भिक हलचलों के द्वारा भूपटलीय भ्रंश तथा वलन होता है, जिसका प्रमुख कारण क्या होता है, तनाव मूलक तथा संपीड़न बल। तनाव मूलक बल प्राय भ्रंशों का निर्माण होता है, जबकि संपीड़न बल के कारण वलन और क्षेपण की प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप भूकंप की उत्पत्ति होती है। आगे है, उत्तरी अमेरिका में जुआंडी फूका भ्रंश तथा अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी इसके उदाहरण माने जाते हैं। यानी भ्रंश के उदाहरण माने जाते हैं कौन? उत्तरी अमेरिका में जुआंडी फूका भ्रंश तथा अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा क्या है, ज्वालामुखी क्रिया। तो दोस्तों, ज्वालामुखी तथा भूकंप की क्रिया एक दूसरे से अंत संबंधित है। प्रत्येक ज्वालामुखी क्रिया के साथ सामान्यतः भूकंप की उत्पत्ति होती है तथा इस भूकंप की तीव्रता पर निर्भर करता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक भूकंपीय क्रिया के साथ ज्वालामुखी क्रिया भी हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं गैसों का फैलाव के बारे में। दोस्तों, भूपटल के नीचे गैसों के प्रसार से सामान्यतः भूकंप का अनुभव होता है। जब भूपटल के नीचे जल पहुंचता है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक ताप के कारण उसके गैस और वाष्प में बदलने से आयतन में वृद्धि होती है तथा वह ऊपर की ओर गतिशील होता है। इससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। यानी कि भूपटल के नीचे जब गैसों का फैलाव होता है तो भूकंप का अनुभव किया जाता है। जब भूपटल के नीचे जल पहुंचता है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण उसके गैस और वाष्प में बदलाव होता है और आयतन में वृद्धि होती है तथा ऊपर की ओर गतिशील हो जाता है। इससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब देखते हैं प्लेट विवर्तनिक के बारे में।
इस संकल्पना के अनुसार स्थल भाग कठोर प्लेटों से निर्मित गतिमान अवस्था में विद्यमान है और इन्हीं रचनात्मक, विषादात्मक तथा संरक्षित प्लेटों के सीमांतों के सहारे भूकंपीय घटनाएं घटित होती हैं। बस ये था आपका प्लेट विवर्तनिक था। अब देखते हैं मानव जनित कारण क्या होता है। तो दोस्तों पहला है खनन क्रिया, जिसमें जीवाश्म ईंधन एवं अन्य खनन शामिल होते हैं। दूसरा है भूमिगत जल का निष्कर्षण होता है। चौथा है बांधों का निर्माण होता है, यानी बांधों का निर्माण। फिर होता है परमाणु विस्फोट एवं भूमिगत परमाणु परीक्षण। ठीक है, ये मानव जनित कारण होता है भूकंप के आने का। आगे है दोस्तों अन्य कारक के बारे में, आइए देखते हैं। अन्य कारक क्या है कि उल्कापात है, फिर पृथ्वी के घूर्णन या परिभ्रमण के अंतर्गत अन्य आकाशीय पिंडों के पृथ्वी पर प्रभाव से होने वाली हलचल। दोस्तों कारण भी हो गया। अब देखते हैं हम आगे बढ़कर भूकंप के प्रभाव के बारे में। तो दोस्तों भूकंप को उसकी विनाशकारी प्रभाव के कारण मानव के लिए अभिशाप माना जाता है, यद्यपि भूकंप के कुछ लाभकारी प्रभाव भी होते हैं। आइए देखते हैं विनाशकारी प्रभाव के बारे में। तो दोस्तों पहला है कि नगरों का नष्ट होना एवं जानमाल की क्षति हो जाती है। दूसरा है आधारभूत संरचना, जैसे पुल, रेल की पटरियाँ, भवन आदि की क्षति होती है। भूकंप के कारण भूस्खलन आते हैं, बाढ़ आता है, आग लगना जैसी आकस्मिक दुर्घटनाओं का जन्म होता है। कई बार समुद्री भाग में भूकंप के आने से सुनामी जैसी आपदा पैदा हो जाती है। इससे तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तबाही आती है। ये तो आपका हो गया दोस्तों विनाशकारी प्रभाव। अब हम देखेंगे लाभकारी प्रभाव क्या होता है। तो दोस्तों पहला है भूकंपों से गर्तों का निर्माण होता है, जिससे जल एकत्र होने से झीलों का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सागर के तटीय भागों में भूकंपीय क्रियाओं के कारण निर्मित खाड़ियाँ प्राकृतिक बंदरगाह के लिए उचित स्थान प्रस्तुत करती है। फिर तीसरा क्या है कि ज्वालामुखी भूकंप से नए धरातली क्रस्ट का निर्माण होता है। दोस्तों ये लाभकारी प्रभाव है। चौथा है भूकंपी लहरों द्वारा पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों लाभकारी प्रभाव में आपने देखा और विनाशकारी प्रभाव भी आपने देखा। भूकंप क्या होता है आपने ये देखा, भूकंप के प्रभाव देखा, भूकंप के कारण देखा, भूकंप के प्रकार देखा। अब हम देखेंगे ज्वालामुखी के बारे में दोस्तों, कि ज्वालामुखी क्या होता है। आइए देखते हैं। दोस्तों ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है, जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्भ, लावा, गैस, भस्म आदि बाहर आते हैं। वस्तुतः यह पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभंग होता है, जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी के द्वारा निस्तृत इन पदार्थों के जमा हो जाने से निर्मित शंक्वाकार स्थल को ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। यानी कि जो अंदर से लावा या गर्म, गैस या भस्म आदि बाहर निकलते हैं और वो शंक्वाकार रूप धारण कर लेते हैं, जिसके कारण इसको ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। आगे है ज्वालामुखी का संबंध प्लेट विवर्तनिक से है, क्योंकि यह पाया गया है कि बधुआ ये प्लेट की सीमाओं के सहारे पाए जाते हैं, क्योंकि प्लेट सीमाओं के पृथ्वी की ऊपरी परत में विभंग उत्पन्न होने के लिए कमजोर स्थल उपलब्ध करा देती है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थलों पर भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिनकी उत्पत्ति मेंटल प्लूम से मानी जाती है और ऐसा स्थलों को हॉट स्पॉट की संज्ञा दी जाती है। बस समझ आ रही दोस्तों। ज्वालामुखी क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर स्थित एक दरार होता है, जिससे पृथ्वी के भीतर का जो गर्म, लावा, ये गैस या भस्म होती है वो सब बाहर आ जाते हैं। अब देखते हैं ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ बाहर आते हैं। दोस्तों पहला है गैस तथा वाष्प। जलवाष्प उद्बोधन के समय सर्वप्रथम गैसें तथा जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक 60 से 90% होती है। अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख होती है। यानी कि जब ज्वालामुखी फूटता है तो उस समय सबसे पहले क्या होता है, गैसें और जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है, 60 से 90% और बाकी में गैसें होती हैं। कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि। उसके बाद आता है विखंडित पदार्थ। इसमें धूल एवं राख से बने चट्टाने टुकड़े, मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े, जिसे नेपेली कहते हैं, कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े, जिसे बॉम्ब, पूर्णकृत अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े, जिसे ब्रेसिया आदि बाहर धरातल पर निकलते हैं। ये बड़े बड़े टुकड़े भी निकलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में मटर के दाने के आकार के भी टुकड़े निकलते हैं, जिसे नेपेली कहा जाता है। अब देखते हैं लावा। लावा की बात करें दोस्तों तो ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। ये ज्वालामुखी जब फूटता है तो उस समय ज़मीन से क्या होता है, तरल पदार्थ निकलता है, जिसे मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर फैलता है या निश्चित होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद वह अग्नि चट्टानों की उपमा धारण करता है। सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार का होता है, एक होता है एपिड लावा, दूसरा होता है बेसिक लावा। अब देखते हैं एसिड लावा क्या होता है। यह अत्यंत गाढ़ा तथा चिपचिपा होता है, जिसमें सिलिका की मात्रा अत्यधिक होती है।
अतः यह धरातल पर दूर तक न फैलकर क्रेटर के आसपास गुंबदाकार शंकु का निर्माण करता है। इसे स्ट्रामवेली जो कि इटली में है, पाइडी डोम जो फ्रांस में है। बात समझ आ रही है दोस्तों? तो ये तो आपका इपिड लावा हो गया। अब आपका बेसिक लावा देखते हैं। बेसिक लावा दोस्तों ये हल्का पतला धरातल पर शीघ्रता से फैलने वाला एवं कम सिलिका युक्त लावा होता है। अतः इसे चपटा या सील्ड शंकु का निर्माण होता है, जैसे मोना लोआ शंकु हवाई द्वीप में स्थित है। अब ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में देखते हैं। विभिन्न आधारों पर ज्वालामुखी को अधोलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। एक सक्रियता के आधार पर, सक्रियता में सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी दोस्तों जिनके मुख से सदैव धूल, धुआं, वाष्प, गैसें, चट्टान खंड, लावा आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। इसे वर्तमान में इनकी संख्या 500 से अधिक है। भारत में एकत्रित सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में स्थित है। ये तो सक्रिय ज्वालामुखी है। अब सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं, कहाँ स्थित हैं, उसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। हवाई द्वीप किलायू में स्थित है। कवायु गिनी की बात करें तो लांगिला एवं बगाना में स्थित है। सिसिली द्वीप की बात है माउंट एटना, लेपारा द्वीप, स्ट्राम वैली, इक्वाडोर, कोटोपैक्सी। अब देखते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है। ऐसे ज्वालामुखी जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ लेकिन जिसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी संधि। यानी ऐसे ज्वालामुखी जो अभी फूटे नहीं हैं, जिनका उद्गार नहीं हुआ है, ऐसे जो नहीं हुए हैं लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। जैसे विसुवियस कहाँ है, इटली में है। फ्यूजियामा कहाँ है, जापान में। क्राकाटोआ इंडोनेशिया, नारकोंडम अंडमान निकोबार में स्थित है। अब आता है शांत ज्वालामुखी दोस्तों। शांत ज्वालामुखी की बात करें तो ऐसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्भव नहीं हुआ है और पुनः उद्गार होने की संभावना भी नहीं होती, तो ऐसे शांत ज्वालामुखी जिनके फूटने की कोई संभावना नहीं है। जैसे कोह सुल्तान एवं देवबंद ये कहाँ ईरान में है, पोपा म्यांमार में है, किलिमंजारो तंजानिया में है, चिम्बरांजो इक्वेडोर में है और एकाकागुआ एंडीज पर्वत में स्थित है। दोस्तों ये है ज्वालामुखी। अब देख, ये तो सक्रियता के आधार पर था। अब उद्गार के आधार पर देखेंगे दोस्तों कि उद्गार के आधार पर क्या है। तो ज्वालामुखी का उद्गार प्रायः दो प्रकार का होता है, एक होता है केंद्रीय, एक होता है दरारी। आइए देखते हैं केंद्रीय के बारे में। जब ज्वालामुखी उद्भेदन किसी एक केंद्रीय मुख से भारी धमाके के साथ होता है तो उसे केंद्रीय उद्भेदन कहते हैं, या विनाशात्मक प्लेटों के किनारों के सहारे होता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे हवाई तुल्य, स्टामवेली तुल्य, वाल्केनिक तुल्य, पिलीनियन तुल्य और विसुवियस तुल्य। ठीक है। अगला है, इसमें पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं तथा इनका उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक एवं भयंकर होता है। जैसे पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप का पीली ज्वालामुखी, सुंडा जलडम मरुस्थल का क्राकट हुआ ज्वालामुखी तथा फिलिपाइन द्वीप समूह का माउंट ताल का भयंकर उद्भेदन। बात समझ आ रही दोस्तों? ये था आपका केंद्रीय, ये तो आपका केंद्रीय हो गया। अब आपका देखेंगे दरारी, इसके बाद में आता है आपका दरारी। दरारी क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों भूगर्भिक हलचलों से भूपर्टी के शैलों में दरारें पड़ जाती हैं। यानी अंतर की हलचलों से क्या होता है कि जो भूपर्टी होती है, परत होती है, उसमें उसके शैलों में क्या होता है, दरारें पैदा हो जाती हैं, चट्टानों। ठीक है। इन दरारों से लावा धरातल पर प्रवाहित होकर निकलता है, जिसे दरारी उद्भेदन कहते हैं। यह रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे होता है। इस प्रकार के उद्भार क्रेटिशियम युग में बड़े पैमाने पर हुए थे। लावा पठारों का निर्माण हुआ है। ठीक है। ये जो दरारी उद्भेदन होते हैं दोस्तों, इसी के कारण आपका क्या होता है, लावा पठारों का निर्माण होता है। और ये कब उत्पन्न होते हैं, यानी जो हलचलें होती हैं पृथ्वी के नीचे की, ठीक है, जचलों से लेकर जो ऊपर की भूपर्टी की चट्टानों की भूपर्टी होती है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। यानी उसमें चट्टान धीरे धीरे दरारें पड़ जाती हैं, उन दरारों से लावा धीरे धीरे होता हुआ धरातल पर पहुंच जाता है, जिसे दरारी उद्भेदन कहते हैं। दोस्तों बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों ये था शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। दोस्तों बहुत मेहनत के साथ इस वीडियो को बनाया जाता है। आप कोशिश करें इसको समझने की, पढ़ने की, और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ये चैनल आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।